बच्चा पार्टी सब मजे में चल रहा है ना। तो फिर से मैं जितेंद्र कुमार शुक्ला, तुम्हारा JRK सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। हमने काइनेमेटिक्स किया, फ्रिक्शन किया, और फ्रिक्शन के जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस हैं उनका बीच बीच में क्वेश्चंस का वीडियो आता रहेगा। पर इसके साथ साथ हम अब वर्क एनर्जी पावर को भी करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम लोग इसमें कोई भी बेसिक पार्ट नहीं छोड़ेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि वर्क एनर्जी पावर किसी बच्चे ने अभी पढ़ा ही नहीं है, वो बिल्कुल बिगनिंग वाली स्टेज पर है। तो छोटे छोटे पार्ट इसके होंगे और उनको देखना भी आसान होगा और करना भी आसान होगा। तो आज जैसे हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। अब देखो, इसमें मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ना बिल्कुल 10th क्लास में से 11th में आना स्टार्ट कर रहे हो। देखो, जब बच्चा जूनियर क्लास में होता है तो वो पढ़ता है वर्क, जिसका फॉर्मूला उसको पढ़ाया जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर जैसे ही हम क्लास 11th में एंट्री करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में बहुत स्पीड में आगे निकल जाते हैं, फिर छोटे छोटे डाउट उनको आने लग जाते हैं। कैसे? जैसे देखो, एक स्टूडेंट है, मैं इमेजिन करता हूं कि मैं खुद 10th से 11th में जा रहा हूं और मुझे कैसे कैसे परेशानी आएगी उसको एक एक करके दूर करना है। बच्चे ने सोचा कि मैंने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसने एक चीज सोची, यहां पर उसने सोचना स्टार्ट किया कि ये देखिए, सपोज ये एक हाउस है, होम है, और उस बच्चे के पापा यानी फादर सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए जाते हैं, ठीक है, और शाम को फिर से 6 PM पर वापस आ जाते हैं। अब उसने सोचा कि अगर मैं वर्क इनका निकालना चाहूं तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे पापा सुबह 9 बजे गए, अगर मैं शाम को इनका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो जीरो है, तो वर्क तो जीरो आ गया, तो इनको तो कोई सैलरी मिलनी ही नहीं चाहिए। तो ये अगर लागू हो जाएगा तो लोग कितने स्मार्ट हो जाएंगे। मान लो आप कोई भी एक काम करने वाले लेबर को बुलाते हैं, किसी भी पर्सन को बुलाते हैं, सुबह उससे इस रूम में बैठ के बात करते हैं कि मेरे घर पे इतना काम है, तुम ये करो तुम ये करो। शाम को जब वो पूरा दिन काम करता रहता है, इवनिंग में फिर यहीं आया, तुमने उसको बोला कि देखो भाई, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो मैं बोलूंगा कि आपने कुछ भी किया हो पर इस समय आपका डिस्प्लेसमेंट होल डे का जीरो है, तो आपने कोई काम नहीं किया, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो बच्चा ऐसे भी सोचेगा। अब एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास में, वो ये वाला वर्क पढ़ने नहीं जा रहे। यानी देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा वर्क होता है ना, वो 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है साइंटिफिक वर्क, जिसकी हमें, और ये है हमारा वर्क नंबर 2, और एक होता है वर्क नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्क। अब ये बायोलॉजिकल वर्क क्या है? ये बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उससे चेक किया जाएगा कि सुबह कितना एनर्जी था और शाम को कितना है, पर वो हम अभी नहीं कर रहे। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिए थे, ये इस वर्क में आते हैं, बायोलॉजिकल में, ये वाला ये वाला। तो इस टाइप के वर्क को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब, हमारे जो सिलेबस में वर्क है जिसकी तुम स्टडी करने जा रहे हो, वो कौन सा वर्क है? वो है साइंटिफिक वर्क। अब इस पर आते हैं। तो साइंटिफिक वर्क में हमने पढ़ा कि फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, इतना। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई अलग तरीके से पढ़ता है। जरा अच्छे से सोचो कि इस फॉर्मूले में फोर्स तो समझ में आता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो उसको देखने के लिए जब हम 9th और 10th में थे तो ये होता था फोर्स अलोंग, ये जो फोर्स यहाँ पे लिखा गया है ये किसके अलोंग लेना होता था? डिस्प्लेसमेंट के। फिर हम उसमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके वर्क आता था। उसी बात को मुझे पकड़ के आगे बढ़ा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये देखो, एक मेरा ब्लॉक रखा हुआ है, धीमे धीमे देखना, पहले हम पूरी तरह समझ लेंगे। ये एम मास का ब्लॉक रखा है, मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया और वो एफ है, जो ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाता है। टाइम टी इक्वल 0 पर ये ब्लॉक यहाँ पर है, यानी इसकी एक्स डायरेक्शन में पोजीशन 0 मीन्स ओरिजिन पर है।
सपोज कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंच जाता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद मैं जानना चाहता हूं कि इसमें वर्क कितना हुआ। पहली चीज तो ये कि ये साइंटिफिक वर्क का फॉर्मूला है, बायोलॉजिकल का नहीं। हमारे सिलेबस में फिजिक्स में हम साइंटिफिक वर्क पढ़ने वाले हैं। अब देखिए तुम्हें इसको कैसे ट्रीट करना है। बेसिक वर्क का फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप वर्क सॉल्व करना तो फोर्स को, जो भी फोर्स आप लगाओ, आपको वो फोर्स लेना होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। यानी जिधर बॉडी खिसक रही होगी, जिधर बॉडी जा रही होगी, उस डायरेक्शन में आपको फोर्स को लेना है। बस इतनी छोटी सी बात लेकर आगे बढ़ो। अब तुमने देखा कि ये बॉडी जा रही है एक्स में, फोर्स लगा है एफ में, तो मैं ये कैसे जानूं कि यहाँ कितना होगा? तो मैं ये बोलूंगा कि मैं यहाँ पे फोर्स क्या लूंगा। देखिए अब इसको ऐसे मैं चलूंगा धीमे धीमे। कंपोनेंट ऑफ, ये साइंटिफिक लैंग्वेज बनती जा रही है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये मैंने लिख दिया। और फिर हम उसमें देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब मैं इस फोर्स के अगर दो कंपोनेंट बनाऊं तो यहां पर आएगा एफ साइन थीटा, और इस जगह जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नहीं हो रहा है, हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन हमारा जो ब्लॉक है वो यहां से लेकर यहां तक गया, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया। तो मुझे इस फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो वो कौन सा है? एफ कॉस थीटा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी मैं आपके 10th और 9th में ही हूँ, स्लोली स्लोली 11th में एंटर करूंगा। तो ये होगा एफ कॉस थीटा। आ गया। डिस्प्लेसमेंट मैंने डी से लिखा था, ये देखो बन गया। अब इसको तुमने ऐसे लिखा कि एफ डी कॉस थीटा। जब लोग पढ़ते पढ़ते यहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अचानक उनके दिमाग में ये आ गया कि हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था ए डॉट बी, जिसमें हम पढ़ते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए साइंस को फॉर्मूले से मत समझो। हमें ये नहीं करना है कि डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए कॉस आता है। हमें ऐसे पढ़ना है कि हम डॉट प्रोडक्ट लेते ही क्यों हैं, वो आया ही क्यों। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमें वो फोर्स लेना होगा। कोई भी न्यूमेरिकल करो तो जब फोर्स के बारे में सोचो तो एक बात मेरी ध्यान रखना, आगे काम आएगी, कि डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा होगा तुम फोर्स को उधर ही लोगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ये देखो एफ डी कॉस थीटा आया, मैंने देख लिया, डॉट प्रोडक्ट देख लिया, तो तुरंत आइडिया लग गया कि मैं इसको एफ डॉट डी भी लिख सकता हूं। ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट का एक और रूल था कि जब आप दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मिलने वाली क्वांटिटी अगर स्केलर है तो वो डॉट प्रोडक्ट माना जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था। यहां पर हमने देखा फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वर्क स्केलर होता है, यानी ये कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो वर्क हमारा है वो स्केलर होगा। चलिए अब देखिए हम यहां तक आ गए। अब मुझे एक लाइन पता चल गई, फोर्स मैं वो लूंगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। अब इसमें देखो थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एफ और डी, ये वाला, अगर मैं इसका अमाउंट थोड़ा कम करूं, मान लो मैं बोल देता हूं कि थोड़ा सा वर्क और फोर्स और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, जिसको जनरली हम डी आर से लिखते हैं। अब एक चीज इसमें देखो, ये जो ये फोर्स है ये तो हमें समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि ये अप्लाई होगा, पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? ये इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है या ये उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है जिस पर तुमने फोर्स लगाया? देखिए क्वेश्चन अच्छा ध्यान से सुना, ये डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी का है जिस पर आपने फोर्स लगाया, या ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स का है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखना इसको मैं कैसे तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने एक बॉल रखा, वॉलीबॉल, जैसे फुटबॉल होता है ना, सभी को पता है फुटबॉल। अब फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है, चारों तरफ से ये ऐसे बंद है, आप आए
यहाँ पर पुश करना स्टार्ट किया। अब जनरली अगर मैं इसमें पूछूं कि बच्चा मुझे ये बताओ जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो कितना होगा, 0, तो वर्क डन जरा बताना, तो तुम बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0 होगा सर, क्योंकि ये जहां पर बॉल रखी है ये वहीं पर है। मतलब कुछ तो गड़बड़ होने लगा। अब थोड़ा समझना, अगर मैं दूसरे एंगल से इसी बात को सोचता और मैं ऐसे बोलता कि बॉल तो ऐसा था, लेकिन जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉल ऐसे कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि इसमें एयर भरी हुई है। तो फोर्स ने इसको देखिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट दिया कि नहीं, इतना कंप्रेस, यानी इसका डिजाइन चेंज किया कि नहीं। तो यहां पर मैंने फोर्स लगाया था, बॉल में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। इधर से जब मैं सोचता हूं अपने 9th 10th के स्टैंडर्ड पे जाके, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन जब मैं माइक्रो लेवल पे सोचता हूं कि यार इसको कंप्रेस तो कर लिया तो ये तो दब गई, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, वो भी है, मैंने देखा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां तो मुझे दिख रहा है, पूरी बॉडी का नहीं दिख रहा है, मतलब वर्क डन तो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहां से बच्चों के डाउट आने स्टार्ट होते हैं। तो तुम्हें बेटा ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये ना तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ना ही ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको अच्छे से पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पर तुम फोर्स लगाओगे, जैसे मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो मैं इस पूरी बॉडी को कभी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि जहां पर मैंने फोर्स लगाया क्या वो पॉइंट आगे बढ़ा। देखिए ये पॉइंट आगे बढ़ा है, मतलब ये वाला आंसर गलत है और ये वाला आंसर सही है, ऐसे सोचना है। अब तुम ऐसे आदत क्यों डाल लेते हो, ये सोचते क्यों नहीं हो, क्योंकि जब मैंने ये ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया और इसमें मान लो यहां पर फोर्स लगाया, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लेके ही देखूं ऐसे, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन ब्लॉक हमारा सॉलिड है यानी रिजिड है, तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हम पूरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक साथ ले लेते हैं। और जनरली हम लोग इस एग्जांपल से पढ़ते हैं तो हमें ये आदत पड़ जाती है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पूरे ब्लॉक का है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? जब तुम और आगे क्वेश्चंस करोगे तो बेटा वहां पर एक चीज देखोगे बच्चा पार्टी, कि जब एक स्प्रिंग ऐसे लगाया जाएगा और यहाँ पर जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो पूरा स्प्रिंग यहाँ से बंधा हुआ है, इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा तो तुम फिर बोलोगे कि ये 0 हो गया, यहाँ पे बोलोगे 0 हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट पहले से है तो तुम ये सोचोगे कि जब मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो थोड़ी देर बाद ये स्प्रिंग तो बढ़ेगी। तो अब देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले यहाँ पे था, अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ आ गया, मतलब इस डायरेक्शन में इतना बढ़ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आसानी से दिख जाएगा और तुम समझ जाओगे कि इस टाइप के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं था तो वर्क डन भी 0 नहीं होगा। तो दो चीजें मेरी ध्यान रखना है, पहली ये कि ये जो फॉर्मूला है इसमें फोर्स हमें लेना है उस डायरेक्शन में जिधर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, और डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, और उसके बाद इसमें से हम क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमने एक वर्क डन की बात करी है, अभी आगे चल के अब हम इसमें पार्ट वाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स।